नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज इतिहास की हमारी जो 5वीं क्लास है प्राचीन इतिहास में, आज इसमें हम पढ़ेंगे भारत में संगम युग। और यह जो हमारी कक्षाएं हो रही हैं, यह बेसिकली इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून और बीआरओ के जितने भी पद हैं जिनकी परीक्षाएं होनी अभी बाकी हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ये जो जीके की क्लास हैं इनको करवाया जा रहा है। क्योंकि जिस लेवल का अभी इन क्लासेस में आपको मटेरियल मिल रहा है, स्टडी मटेरियल प्राप्त हो रहा है आपको, केवल इसी लेवल के आपके क्वेश्चंस आईएमए में और बीआरओ में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीके इतने में ही आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं है। और इसलिए मैंने जो शुरू किया था वो आपको केवल आईएमए और बीआरओ के पर्पस से शुरू किया था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपको यह जो क्लासेस हैं वो आईएमए और बीआरओ के अलावा कहीं और काम में नहीं आने वाली हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो आपकी एसएससी एमटीएस है और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, या आर्मी का हो गया, आपके आर्मी में जीडी का हो गया, क्लर्क का हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में आपका ये जीके पूरा का पूरा काम करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में संगम युग और आगे कुमार गुप्त गुप्त वंश के बारे में और जितने भी हैं, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारा भारत में संगम युग है, तो संगम युग हमारा दक्षिण भारत का यह था। ये जो संगम युग था इसको हम तमिल साहित्य भी कहते हैं, ठीक है, तमिल साहित्य। और यह जो संगम युग था हमारा तमिल साहित्य का, यह जो हमारी तमिल भाषा है वह सबसे प्राचीन भाषा भी है। तो ये जो आज हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें उस वो सारी की सारी हम संगम युग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो संगम युग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चोलों का इतिहास। जो चोलों का इतिहास है, इस राजवंश को चोल मानलंदलम या कोरोमंडल कहा जाता है। अब चूंकि यह दक्षिण भारत का है, तो जो कोरमंडल है यह तमिलनाडु में के आसपास था, और तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल ही कहा जाता है। यह हालांकि ज्योग्राफी का प्रश्न है कि तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, वह कोरोमंडल कहा जाता है। तो यह यानी कि ये जो भारत में संगम युग था वह कहाँ पर था, तमिल साहित्य और तमिलनाडु के आसपास था, या कि तमिलनाडु में था। तो इस चोल साहित्य का किसे कहते हैं, चोल साहित्य को कोरोमंडल भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र था वो उरियूर था, जो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर जो चोल राजाओं ने था, एलोरा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और 50 वर्षों तक शासन किया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि चोल वंश के किस शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, तो वह था एलारा नामक शासन ने। करिकला भी चोल साहित्य के ही थे या चोल वंश के ही थे। और चोल का जो मुख्य स्रोत था, यानी कि आय का जो मुख्य स्रोत था, वह सूती कपड़े का व्यापार था। और चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। अब इसके आगे हमारा अगला है गुप्त राजवंश। और गुप्त राजवंश सबसे महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन इतिहास में अगर हम राजवंशों की बात करें, तो आपका मौर्य राजवंश, यानी कि जो आपका मगध साम्राज्य था, और फिर मगध साम्राज्य के बाद गुप्त राजवंश, ये दो राजवंश कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सारे के सारे इनके बाद हैं। तो जैसे हमने मौर्य राजवंश को अच्छे से पढ़ा था, उसी तरह से हम गुप्त राजवंश को भी पढ़ेंगे। और एक बात और कि यदि आपने जो आपकी पिछली क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है, तो एकदम हमने शुरू से बेसिक से करवाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है, प्ले लिस्ट की लिंक है जीके की, वो आपके लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपकी मिल जाएगी। तो जो गुप्त राजवंश है, ये गुप्त राजवंश भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं कि किस शासक के काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नया राजवंश उभर कर सामने आया। यानी कि जो गुप्त राजवंश है वो किसके बाद आया, वो कुषाण साम्राज्य था। कुषाण साम्राज्य का के शासकों को गुप्त शासकों ने पराजित कर एक नए साम्राज्य गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, जिसने कुषाणों और सातवाहन दोनों को पूर्व सत्ता के अच्छे भागों पर अपना मार्ग बनाया। राजवंश के पहले दो राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच थे। यानी कि अगर आपसे पूछे कि गुप्त राजवंश का या गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ये ठीक है, गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। और इस गुप्त राजवंश का जो सबसे प्रथम महान शासक हुआ वह चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका जो शासनकाल है वो 319 से लेकर 335 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यहाँ चंद्रगुप्त
और चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के शासक थे, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं यह कब के थे, यह आपके गुप्त राजवंश के थे। जो गुप्त राजवंश है, यह गुप्त राजवंश के जो पहले महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका जो शासन काल था वो 319 से 335 ईसा पूर्व के ही था। इन्होंने नेपाल के लच्छवी कबीले की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया। यानी कि जो पुराने राजवंश थे तो वह अपनी सीमाओं को विस्तारित करने के लिए और अन्य राजाओं से अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद उनके राजनयिक संबंध भी अच्छे मजबूत हो जाते थे। तो यह जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो यह भारत का, लेकिन इसने अपने जो राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए नेपाल की जो लच्छवी कबीले की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हालांकि यह आपका नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे कई राजा हुए इतिहास में जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन यह जो आपका क्वेश्चन है यह आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है, लक्षवी राष्ट्र के सिक्कों में अपना और रानी का संयुक्त नाम अंकित कराया, इसके द्वारा अपने विवाह के गठबंधन की स्वीकृति को दर्शाया गया। यह था आपके चंद्रगुप्त प्रथम का इतिहास। इसके आगे जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बनता है, और जो समुद्रगुप्त का शासनकाल है वो 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व माना जाता है। जो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त था वह चंद्रगुप्त का पुत्र था, और इसने अपने पिता की भांति ही गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। समुद्रगुप्त की युद्ध और विजय नीति में विश्वास करता था, और उनकी बहादुरी और जनशक्ति के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यदि यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और अब जो आपकी ग्रुप ए और बी की परीक्षाएं होती हैं और एसएससी की परीक्षाओं में यह भी पूछा जाने लगा है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो यह भी ध्यान रखिए कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। इससे आगे हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी के बाद जो रामगुप्त था उसका पुत्र था। यानी कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, रामगुप्त था, और रामगुप्त का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर दी, किसकी, रामगुप्त की हत्या कर दी, और उनकी रानी ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया। चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। यह आपकी एक इम्पोर्टेंट बात है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके अलावा उसने तांबे के सिक्कों को भी जारी किया। यहाँ पर एक बात और कि यह जो लाइन है यहाँ पर गलत लिखी गई है, यह रामगुप्त की रानी नहीं थी बल्कि राजकुमारी ध्रुव देवी से विवाह किया था। ठीक है, यहाँ पर रानी की जगह पर राजकुमारी होगा। ठीक, और यह है किसी अन्य राज्य की राजकुमारी थी ध्रुव देवी। आगे है जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से कालिदास, अमर सिंह, वराह मिहिर और धनवंतर सहित कई 9 रत्न थे। और चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दो आपके इम्पोर्टेंट हैं कि जो कालिदास थे, वराह मिहिर थे, यह किसके राज दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। और साथ ही जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य का शीर्षक यानी कि उपाधि धारण की और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, जो कि एक भारत का प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। और कुमारगुप्त भगवान कार्तिकेय का भक्त था। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें जो आपको ध्यान देना है वो केवल यही है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और कुमारगुप्त के शासन काल के अंतिम वर्षों में तुर्की आक्रमण के कारण साम्राज्य की शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हुई, और साथ ही साथ जो मंगोल जनजाति थी इसके और हुनस के साथ युद्ध के दौरान कुमारगुप्त का निधन हो गया।
कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक आता है वो है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त है यह कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या कह सकते हैं जीर्णोद्धार करवाया था। और सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। यह हमने आपको बताया था जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था या निर्माण कराया था, और जिसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त मृत्यु के बाद गुप्त के महान दिन समाप्त हो गए, यानी कि जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई उसके बाद जो भी शासक आए गुप्त वंश के, वो सभी कमजोर थे और उनमें उतनी शक्ति नहीं थी कि अपने राज्य को या विशाल राज्य को संभाल सकें और साथ ही साथ अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकें। तो स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य था वह कमज़ोर होता गया और इसके जो राज्यपाल और जो उत्तराधिकारी होते थे वो कमज़ोर थे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सामंती शासक स्थापित होने लगा। अगला है भारत में गुप्त साहित्य, यानी कि गुप्त साहित्य के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कालिदास थे वो गुप्त साहित्य में ही थे या गुप्त साम्राज्य में ही थे। इन्हें एक महान संस्कृत नाटककार माना जाता है और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और भी कई सारी कृतियां हैं। और जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला जो सबसे पहला भारतीय साहित्य है वह अभिज्ञान शाकुंतलम को ही माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद भगवत गीता का अनुवाद किया गया। ठीक है। मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, इनमें से सभी जो हैं वो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे, ये हमने आपको बता ही दिया है। इसके आगे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवकी चंद्रगुप्तम की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतत्व और हितोपदेशम की रचना की। गुप्त अवधि में पाणिनि और पतंजलि पर आधारित संस्कृत व्याकरण का विकास भी देखा गया। रामायण और महाभारत लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा लगभग पूरा हो गए थे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपके 3 पॉइंट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं कि विशाखदत्त या मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, तो विशाखदत्त ने, और देवी देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी विशाखदत्त ने की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की स्थापना की थी। आगे है जो अन्य राजवंश हैं उनके बारे में देख लेते हैं जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक थे। यहाँ पर हमारा है हर्षवर्धन, यानी कि जो हर्षवर्धन था यह एक बहुत ही प्रभावी राजा था और इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, जो कि कन्नौज में स्थानांतरित किया। यानी कि जो वर्धन वंश था इसकी राजधानी थानेश्वर थी, जिसे कन्नौज किसने स्थानांतरित किया था, हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था और हर्ष ने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।